नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे ना तो आप ना आपका किचन अछूता है, ना ही आपका घर परिवार। यूं कहें तो आपकी खाली होती जेब की सलामती से जुड़ी है ये खबर। आज हम बात करेंगे महंगाई की। आखिर कैसे एक आम परिवार महंगाई की मार से खुद को बचा सकता है, महंगाई से निपटने की क्या हो सकती है रणनीति, और कैसे महंगाई के बीच आपके जीवन में खुशहाली का मंगल समय शुरू होगा। इन सभी बातों पर होगी चर्चा और साथ ही हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। घर में महंगाई, बाजार में महंगाई, पढ़ाई में महंगाई, रसोई में महंगाई, पेट्रोल पंप पर महंगाई, अस्पताल में इलाज के दौरान महंगाई, यूं कहें हर ओर महंगाई ही महंगाई। आज हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर महंगाई की मार पड़ी है। आमदनी से ज्यादा खर्च ने बजट बिगाड़ रखा है। सब्जी की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है। आमदनी तो बढ़ नहीं रही है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जीना सच में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है जिस तरह से महंगाई चल रही है, और आगे उम्मीद भी नहीं है कि इस महंगाई से राहत मिले। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई पे होम मेकर की राय सिर्फ इतनी है कि इस वक्त एक आम इंसान सबसे ज़्यादा पिस रहा है। किचन में हमें कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ये हम लोग जानते हैं। सब्जी, तेल, साबुन, सब चीज़ पे दाम बढ़े, क्या खाएगा गरीब आदमी। महंगाई बढ़ने के पीछे डिमांड और सप्लाई ही अहम वजह नहीं, बल्कि कई ऐसे फैक्टर हैं जो महंगाई को रफ्तार दे रहे हैं। कोविड महामारी ने महंगाई को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। कोविड काल के दौरान कई छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, जिसका प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ा। हजारों लोगों की नौकरी चली गई। आमदनी घटने और महंगाई के बढ़ने का असर दिखाई दिया। मजबूत कंज्यूमर डिमांड और रूस यूक्रेन जंग की वजह से ग्लोबल फूड और एनर्जी मार्केट की हालत खराब हुई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। भारत में महंगाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो खुदरा महंगाई दर 8 साल के हाई लेवल पर है। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79% पर पहुंच गई। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 1 साल में महंगाई में काफी उछाल आया है। आपके किचन की बात करें तो 11 जनवरी 2022 में दिल्ली में टोन्ड दूध की कीमत 48 रुपए थी, वो अब बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है, यानी 2 रुपए की बढ़त। जनवरी में जहां सरसों का तेल 192 रुपए प्रति लीटर था, वो अब बढ़कर 198 रुपए हो चुका है, यानी 4 महीने के भीतर 6 रुपए की बढ़ोतरी। चीनी की कीमत 40 से बढ़कर 41 हो चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 897.50 रुपए थी, जो अब 999.50 पैसे हो चुकी है, यानी पूरे 102 रुपए का इजाफा। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली लगभग हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है, जिसका असर हमारे घरेलू बजट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह है डीजल पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। इस साल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमत पर नजर डालें तो दिल्ली में जहां 11 जनवरी को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 40 पैसा थी, जो अब 105.41 रुपए के पार हो चुकी है, यानी करीब 15 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में जहां जनवरी में डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, वहीं अब ये बढ़कर 96 रुपए 67 पैसा हो चुका है, यानी 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। सीएनजी की बात करें तो जनवरी 2022 में कीमत 53 रुपए 4 पैसा प्रति किलो थी, जो बढ़कर 71 रुपए 61 पैसे हो चुकी है, यानी 18 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। मिडिल क्लास है वो महंगाई से बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। इनकम के साधन तो घट रहे हैं, नौकरी घट रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। जैसे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे हर चीज़, अनाज, सब्जी सब महंगे हो गए हैं। दूध कितना महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डीजल पेट्रोल का भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। महंगाई सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत तमाम दूसरे बड़े देशों में भी तेजी से बढ़ी है। वजह रूस यूक्रेन का युद्ध है।
अमेरिका की महंगाई दर पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में महंगाई दर 8.5% के पार है। ब्रिटेन में 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। सिर्फ अनाज की कीमत ही ब्रिटेन में 40% तक बढ़ गई है। जर्मनी में भी महंगाई ने 7.5% के पार छलांग लगाई है। वहीं रूस में महंगाई दर में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई बढ़ने से लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कोरोना की मार के बाद इकोनॉमी में आ रही रिकवरी को झटका लग सकता है। दरअसल महंगाई आज से नहीं बल्कि लंबे समय से देश की अहम समस्या रही है और चुनाव से लेकर सामाजिक मुद्दों में महंगाई का नाम शामिल होता रहा है। महंगाई से न सिर्फ आम आदमी परेशान होता है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था ही इसके दबाव से सुस्त पड़ जाती है। यूं कहें कि महंगाई किसी महामारी से कम नहीं, क्योंकि इससे निजी खपत में बड़ी गिरावट आ जाती है, जिसका असर रोजगार और उत्पादन पर भी पड़ता है। अगर महंगाई का असर लंबे समय तक रहे तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी कम पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान हर्ष रुंगटा जी का। जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं और चेयरमैन आर्या भी हैं। नमस्कार रुंगटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन दौलत पर। और सबसे पहले हम इस शो पर जो बात करने वाले हैं वो हम सभी की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई बात है और ख़ासतौर पर अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पिंच करने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में और जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और अगर हम आप और मैं हम दोनों की ही बात ना करें, पूरी दुनिया भर में महंगाई ने मानो पूरी दुनिया को समय अपनी उंगलियों पर नचा कर रखा हुआ है। चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश हो, अमेरिका हो या हमारे पड़ोसी देश हो, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ सभी पर महंगाई का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो, सभी यही सोचकर घबरा रहे हैं कि इस महंगाई का आखिर इलाज क्या है। आम जनता की तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस समय पहले कोविड महामारी और अब महंगाई का प्रकोप, इन दोनों से ही जूझते हुए नजर आ रही है आम जनता। तो इससे कैसे बचें और इसे मात देने का महामंत्र क्या है, इसी शो पर हम आपसे पूछेंगे। और सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा आपसे वो यही रहेगा कि आमतौर पर हम लोगों को महंगाई का असर हमारे खर्चों पर तो दिख जाता है, लेकिन क्या हमारे निवेश पर भी इसका असर पड़ता है? तो साक्षी, ऐसा है कि महंगाई कोई एक समय में नहीं देखा जा सकता। महंगाई एक साइकिल होता है एंड मूल तौर से महंगाई मिसमैच के वजह से होती है। जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है कोई भी चीज़ और सप्लाई थोड़ी कम पड़ जाती है, तो ऑब्वियसली सप्लाई करने वाला अपना भाव बढ़ा देता है एंड उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है और उसकी वजह से सभी चीजों के भाव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो एक तरीके से देखें तो डिमांड का भी प्रतीक है। और इसीलिए अगर आज से 2 साल पहले की बात करें हम, मार्च 2020 की और अप्रैल 2020 की, जब की महामारी का प्रकोप का बोलबाला चल रहा था, तब सेंट्रल बैंकर्स को दुनिया भर में डिमांड कोलैप्स का फियर था और उनका टारगेट था कि कम से कम महंगाई इतनी होनी चाहिए। तो चूंकि डिमांड कोलैप्स हो चुकी थी, अब ये हुआ कि उन्होंने बहुत से नोट प्रिंटिंग वगैरह करी, उसका इम्पैक्ट आना ही था। अब वो साइकिल पलटा है और अब महंगाई आ रही है और ये साइकिल भी पलटेगा। तो ये साइक्लिकल है। इस बार जरूर ऐसा हुआ है कि साइकिल बहुत जल्दी कंप्रेस हो गया है। कई जो चीजें 4-5 सालों में होती हैं वो 2 साल में जो है 2 या 3 साल में हो रही है, इसलिए हमें वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। नॉर्मली ये अगर एक अपने नेचुरल साइकिल में हो तो इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, बट चूंकि जब डिमांड कम हुई थी वो नेचुरल नहीं थी, वो महामारी के वजह से हुई थी, उसकी वजह से जो स्टेप्स लिए गए उसकी वजह से इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है। और भी कई कारण हैं, चाहे वॉर हो या और कई कारण हो, तो लेकिन हमें याद ये रखना है कि ये साइक्लिकल है, दैट इज फर्स्ट। एंड ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हर चीज पे होगा, आपके न सिर्फ आपके खर्चों पर होगा, आपकी आय पर होगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे होगा, आपकी लायबिलिटीज पे होगा, हर चीज पे महंगाई का इम्पैक्ट होता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा हर्ष जी। चलिए देखते हैं एक एक करके
निवेश के जितने आमतौर पर हम एसेट्स गिनते हैं 3-4, उन पर इसका डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ज़्यादातर इंडियंस इससे कैसे उभरे हैं? तो अब देखा जाए तो 90% इंडियंस अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या एफडी हो, ये सोचकर कि पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उस पर उनको रिटर्न भी मिलता है। लेकिन महंगाई का क्या असर पड़ता है सेविंग्स पर और सेविंग्स अकाउंट या एफडी में जो पैसा है, इसे थोड़ा समझाइए। तो ये बहुत लोगों ने इसको समझाया है। जो सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है वो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन जी ने एक कॉन्फ्रेंस में दिया था। मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, याद रहे कि ये उन्होंने कहा था। बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने समझाया कि अगर आपको जो ब्याज मिल रहा है वो महंगाई से कम है तो आपका पैसा जा रहा है। और समझाया उन्होंने कि समझो आज 100 रुपए में 2 डोसा आते हैं, एक डोसे का कॉस्ट 50 रुपए, तो आज 100 रुपए में 2 डोसा आता है। आपने वो आज 2 डोसा नहीं खरीद के वो 100 रुपए बैंक में एफडी में लगा दिए जहां 5% मिला, लेटर से उसमें कोई टैक्स नहीं लगा, तो आपका 100 का 105 हो गया, पैसा तो बढ़ गया, इफेक्टिवली बढ़ गया, 100 से 105 हो गया। लेकिन मीनवाइल अगर महंगाई 10% बढ़ गई तो डोसे की कीमत 50 से 55 रुपए होगी और अब जो 105 रुपए है उसमें आपको 2 डोसे नहीं मिलते, अब आपको 1.9 डोसा ही मिलता है क्योंकि डोसे की कीमत 55 रुपए हो गई है। तो ये एक उदाहरण है कि अगर आपकी जो बढ़त है वो अगर महंगाई के अनुपात से कम है तो आप पैसा लूज कर रहे हैं। आपको फेस से लग रहा है कि मेरा 100 का 105 हो गया, लेकिन उस 105 से जो आप खरीद पा रहे थे, 100 से आप 2 डोसे खरीद पा रहे थे, 105 से आप 1.9 डोसा ही खरीद पा रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज करते समय हमको महंगाई और टैक्स, इसमें तो हमने टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लिया, वरना वो 5 रुपए पे अगर समझो 1 रुपया टैक्स लग जाता तो 1.9 भी नहीं मिलता, 1.8 ही मिलता डोसा। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे एफडी में पैसे हैं वो अब जा रहे हैं इस महंगाई की वजह से। जो हमें ब्याज मिलता था वो तो खाली 5% के आसपास का मिलता था, लेकिन महंगाई तो अब 7% तक के आसपास आ गई है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव रिटर्न हमें एक तरीके से मिल रहा है। तो अब मैं सोच में पड़ गई हूँ कि एफडीज़ में अब पैसा निकालूँ या फिर क्या करूँ। आई एम श्योर सभी हमारे व्यूअर्स भी ऐसा सोच रहे होंगे। अब आ जाते हैं गोल्ड पर। हर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़्यादातर हमारे ट्रेडिशन में ये रहा है कि गोल्ड को हमेशा ऐसा माना गया है कि कभी भी आपका मुश्किल समय हो तो गोल्ड आपका सहारा होगा। तो ऐसे में इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पर? हम लोग जो गोल्ड इकट्ठा करते हैं, क्या वो सही है? तो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जो सोना जो है वो कम से कम महंगाई के अनुपात में तो बढ़ेगा। और अगर हम पुरानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेटा देखें, फॉरेन ओवरसीज डेटा देखें, तो वो सही है, विद एक उसमें कैविएट या एक मैं उसमें सावधानी बताना चाहूंगा लोगों को कि वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो हर दिन के लिए सही है। अगर आप 6 साल का पीरियड लेंगे, 7 साल का पीरियड लेंगे, तो ये जरूर है कि ऐसा कोई बहुत कम उसमें भी पीरियड्स हैं जब उन्होंने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया। लेकिन नॉर्मली अगर आप 7-8 साल के पीरियड तक होल्ड करेंगे गोल्ड को, तो उससे जो रिटर्न मिलेगा इवन टैक्स के बाद, वो भी आपको कम से कम गोल्ड को कम से कम महंगाई को बीट करेगा। लेकिन 7-8 साल के बाद तो ये जो लोग सीधा सीधा अनुमान लगाते हैं कि ट्रेडिशनल विजडम ये बोलता है, वो वर्क इसलिए करता था कि जब लोग सोना खरीद लेते थे तो उसको बेचते नहीं थे जी। और फिर जब उसको देखते थे तो वो कई वर्षों के बाद देखते थे तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर 7-8 बरस तक आप रखेंगे तो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आप सोचो, मैंने आज 52,000 रुपए में गोल्ड खरीदा और महंगाई 6% बढ़ी, तो मेरा गोल्ड मतलब 1 साल के बाद मेरा गोल्ड भी 6% से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सीधा सीधा 1 साल का अनुमान आप नहीं लगा पाए।
हर्षुंगला जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत से सवाल हमारे दर्शकों ने भेजे हैं क्योंकि वो भी महंगाई से मार से जूझ रहे हैं, तो कैसे वो बचे, इन सवालों पर आगे चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि कैसे एक आम आदमी की जिंदगी में और उसकी सेविंग्स पर इस महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया साक्षी। तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया है या करने जा रहे हैं तो इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझेगा, क्योंकि इसके जरिए आपके बहुत से भ्रम दूर होंगे और आपको समझ में आएगा कि एफडी अब फायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा हो गया है। कैसे, आइए जानते हैं। तो हमारे देश में महंगाई को मापने के दो पैमाने हैं। एक तो है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CPI की, जिसको हिंदी में कहते हैं खुदरा महंगाई। तो अप्रैल का जो आंकड़ा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है 7.79%, जो कि 8 साल के अपने रिकॉर्ड लेवल पर है इस समय। और अगर हम लोग बात करें WPI की यानी थोक महंगाई की, तो ये है 14.5%। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये मार्च का है, अभी ये आंकड़ा आना बाकी है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपके एफडी में जो निवेश है वो उस पर एक तरीके से आपको चोट लग रही है, महंगाई की चोट कैसे लग रही है। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट ली है SBI से 1 साल की, तो उसका सामान्य रिटर्न जो हुआ वो हुआ 5%। अब आप सोचेंगे कि सीधा फ्लैट 5% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं। तो अगर हम लोग ले 20% की, अगर मान लीजिए आपका टैक्स स्लैब है, तो आपको जो 5% का जो रिटर्न है वो 4% रह जाएगा। और अगर आप टॉप मोस्ट ब्रैकेट में आ रहे हैं तो जो आपका जो 30% का जो टैक्स स्लैब है उसमें आने वाला जो रिटर्न है वो करीब 3.5% रह जाएगा। तो ये आप समझ लिया आपने कि 5% की बजाय आपका 4 और 3.5% का रिटर्न रह जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने SBI से, जो मैंने बताया था कि 1 साल की FD कराई है आपने, तो उसका 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है। अब अगर हम उसमें महंगाई के आंकड़े को जोड़ते हैं, जो लगभग हमने एक 8% का आंकड़ा लिया है, तो 5 में से अगर 8 को आप घटाएंगे तो आपका रिटर्न कितना आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 5 तो भूल जाइए, आपका -3 में आपका रिटर्न आ रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से महंगाई की चोट आपकी FD पर लग रही है। अब यहाँ पर मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने 1 साल की FD करवाई है 1 लाख रुपए की, तो आपको जो उसका रिटर्न आना चाहिए कायदे से 5% के हिसाब से 1,05,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन आपका रिटर्न आ कितना रहा है महंगाई के आंकड़े को जोड़ने के बाद, तो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। 1 लाख या 1,05,000 तो छोड़ दीजिए, आपका जो रिटर्न है वो लगभग 3,000 का आपको नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी चोट है और ये बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझना चाहिए, इस कैलकुलेशन को समझना चाहिए कि किस तरीके से आपको नुकसान हो रहा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन से तरीके कि हम महंगाई को मात दे सकें या कोई दूसरे विकल्प हैं जहाँ पे हम निवेश करें और हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो इसका जवाब है हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं EPF की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। तो इसका जो रिटर्न आ रहा है वो 8.1% है, यानी कि जो CPI का आंकड़ा है उससे ज़्यादा है, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगला हमारे पास विकल्प है वो है NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपका रिटर्न आ रहा है वो 8 से 9% के बीच में आ रहा है। अब अगर NPS की मैं एक खासियत आपको और बता दूं कि अगर आप ATC में आप 1.5 लाख का निवेश करें तो आपको NPS में 50,000 रुपये अतिरिक्त निवेश आप कर सकते हैं, टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आखिरी जो है हाइब्रिड फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखा रहे हैं आपको, 9 से लेके करीब 12% का। और हाइब्रिड फंड वो होते हैं जिसमें एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। तो 2 पिक्चर आपको बहुत साफ तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, आपको पता चल चुका है कि FDF फायदे का सौदा नहीं है, और दूसरा महंगाई को कैसे मात दी जा सकती है। शुक्रिया साक्षी। और अब हम चलते हैं व्यूअर्स के सवाल पर, जो कि इन्फ्लेशन को मात देने वाले महामंत्र के बारे में पूछ रहे हैं हर्ष जी से। तो दिल्ली से अंकित का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि मेरी सैलरी कोविड के बाद बढ़ी नहीं है और महंगाई की वजह से घर का बजट भी बिगड़ गया है, ऐसे में कुछ भी बचत भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली निमित जी का सवाल थोड़ा सा अलग होना चाहिए था कि क्या पहले करना चाहिए था। अब जी प्यास लगी है तब कुआं खोदने से तो क्या सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन अलग है। वो तो ऑब्वियसली कहीं से उनको पैसे अरेंज करने होंगे, लोन्स अरेंज करने होंगे खर्चे के लिए, और अगर खर्चा चल पा रहा है तो बचत कल भी हो जाएगी। करना क्या चाहिए था कि जब पहले वो बचत कर पा रहे थे उस समय एक अगर वो कंटिंजेंसी का एक रिजर्व बनाते जिसमें ऐसे खराब समय के लिए अगर प्रोविजन होता
तो वो जिंदगी फिर भी उसी तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे। जी। तो ये पहले से प्रोविजन करना, क्योंकि ये तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होना ही है। तो जब चढ़ाव चल रहा हो तब उतार के लिए तैयारी करना ज्यादा समझदारी है। ये मेरे ख्याल से इस कोविड ने हमको सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। जी हर्ष जी, एक अगला सवाल ले लेते हैं मुंबई से। ये सोनल का सवाल है। वो बोलते हैं कि उनके पास 5 साल का एफडी है जिसमें उनका 80% सेविंग्स ऑलरेडी है और बाकी का उनके पास लिक्विड कैश है, वो भी बैंक में है। तो क्या अब उस एफडी को तोड़कर कहीं और उनको निवेश करना चाहिए? जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, कितने समय के लिए आप करना चाहते हैं, कब वो पैसा निकालना होगा आपको, कितना जोखिम उठाने की कैपेसिटी है आपकी। तो एक ओवरऑल प्लान बनाए बिना ये कहना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सही नहीं होगा। सबसे अच्छी तरीका ये होगा कि आपको किस उद्देश्य के लिए करना है, क्या गोल्स हैं आपके। सारे एक गोल मत लीजिए, सारे बच्चों की पढ़ाई, खुद के रिटायरमेंट का पैसा, एक कंटिंजेंसी के लिए पैसा, ये सारा जमा करिए, एक जगह पे करिए। इसको कहाँ आपको लगाना है, कितना कितना आपको चाहिएगा पैसा, कब चाहिएगा, एक इसका अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है, आपके पास संसाधन कितने हैं। सिर्फ ये संसाधन ना देखिए, आपके और दूसरे भी जो आपके पास साधन हैं, चाहे आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पड़ा हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पड़ा हो, कोई म्यूचुअल फंड्स में हो, इक्विटी में हो, ये सारे एक जगह पे करिए। लोग गलती ये करते हैं कि एक गोल के लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि इससे एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने नहीं आता। तो अगर मैं संक्षिप्त में आपके सवाल का जवाब दूं तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जितना डेटा आपने दिया है उसके बेसिस पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको एफडी में से पैसा निकाल के कहीं और लगाना चाहिए कि नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी हमारे साथ इस खास शो में बने रहने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के सवाल लेने के लिए और बताने के लिए कि महंगाई के प्रकोप से कैसे बचें। उम्मीद है कि महंगाई से निपटने के लिए हमारे एक्सपर्ट की जो राय दी गई आपको पसंद आई और साथ ही साथ अगले एपिसोड में हम एक और ऐसे ही खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो कि आपके बटुए से जुड़ी हुई हो।